बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 11 रुकनी आइनी बेंच मखसूस नशस्तों पर समाअत कर रहा है। आप सोच रहे होंगे 11 रुकनी क्यों, तो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने कल कहा कि ये अपीलें अलाउड नहीं हो सकती, ये काबिल समाअत नहीं है। उन्होंने कल अपना ऑर्डर जो है वो कहा था कि हम अपना डिक्टेट करवाएंगे बाद में, लेकिन उसके बाद एक कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट से जारी होती है और फिर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को आइनी बेंच 13 रुकनी आइनी बेंच से निकाल दिया जाता है और फिर पीछे बच जाते हैं 11 रुकनी आइनी बेंच मखसूस नशस्तों के ऊपर जो समाअत इस वक्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले की कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक तो ये कि 2 जजेस जो इस वक्त शामिल नहीं हैं इस बेंच का, वो हैं जस्टिस आयशा मलिक और उसके साथ साथ दूसरे अहम तरीन जज हैं जस्टिस अकील अब्बासी। इन दोनों ने कल जो है वो कहा था कि ये अपीलें जो हुकूमत की हैं, इलेक्शन कमीशन की हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक फ़ैसले पर अमल दरामद तो किया नहीं है, लेकिन जब फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो पहले इनसे ये सवाल जवाब होना चाहिए, इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, इनको शो कॉज नोटिस होना चाहिए कि आपने फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। फ़ैसला वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का था। अब उसी के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है तमाम तर अपीलें हैं जो इस वक्त जिन पर समाअत जो है वो जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कल जब अपीलें अलाउ की और कहा कि इस पर समाअत होगी, तो उस वक्त उन्होंने ये जो तौहीन अदालत का नोटिस है, बेसिकली ये सिंपल नोटिस है, ये कोई शो कॉज नोटिस नहीं है, ये सिंपल नोटिस है इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद वो आकर बताएंगे कि फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हुआ, सेटिस्फैक्ट्री क्या होना है, एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का उसका अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके बाद फिर शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है, लेकिन उसमें 2 हफ्तों का वक्त दिया है। लेकिन आज की जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये होने के इम्कानात हैं, क्योंकि इस वक्त ये चाहे मगोइयाँ चल रही हैं कि बनी नो इंसान के अजीम जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, मुझे कोई देख के याद आ गया कि वो बनी नो इंसान के सबसे अजीम तरीन जज हैं, इसलिए मैंने मेंशन करना ज़रूरी समझा। हो सकता है आज की उनकी सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह का जो जजमेंट है इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 11:15, तो उनका जो जजमेंट है जस्टिस मंसूर अली शाह का वो सस्पेंड करने के इम्कानात भी हैं कि अगर वो सस्पेंड हो जाते हैं तो फिर क्या मामलात होंगे। फिर नाजरीन ये होगा कि तमाम तर हुकूमती जो सीट्स थी हुकूमत के पास, मखसूस नशिस्तें थी जैसे पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास और बाकी जमातों MQM वगैरह के पास, वो तमाम की तमाम रीस्टोर हो जाएंगे लोग जिनको उस वक़्त जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया था फ़ैसले के बाद। लेकिन आज अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर मज़ीद आगे समाअत चलाई जाती है इनिशियली सस्पेंड करके, तो फिर वो तमाम लोग मखसूस नशस्तों पर जो पहले नोटिफाई हुए थे हुकूमती जमातों के तहरीक इंसाफ की सीटों के ऊपर, जो हुकूमती जमातों को तमाम तर सीटें दे दी गई थी इलेक्शन कमीशन के आंखें बंद करके पट्टी बांध के जो फ़ैसला उन्होंने दिया था, वो तमाम के तमाम लोग बहाल हो जाएंगे। इस सूरत में फिर से अगर हम देखें तो वाज़ेह मेजॉरिटी हुकूमत के पास चली जाएगी और उनकी 2/3 मेजॉरिटी बहुत ही आराम से जो है वो ईवान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर बन जाएगी। और उसके बाद फिर जो 27वीं आइनी तरमीम की बातें हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं। अब ये जो 2 जजेस को निकाला गया है ना नाजरीन, ये भी बड़ा हैरानकुन है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि जो आइनी कमेटी है आइनी बेंच की, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उस आइनी कमेटी के सरबराह हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 कमेटियाँ हैं। एक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत बनाई गई कमेटी जिसमें जस्टिस याह्या खान साहब हैं, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह है और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। दूसरी एक और कमेटी है जो आइनी बेंच के मामलात को देखती है, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं। तो इन 2 जजेस को जो इस बेंच से अलग किया गया है, जाहिर है इन तीनों जजेस की मुशावरत हुई होगी और उनमें से तीनों या फिर 2 ने कहा होगा कि हाँ ठीक है इन जजेस को अलग कर दो, ये बड़े सवाल करते हैं। कल क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से इतने सवाल किए कि इलेक्शन कमीशन के वकील हर सवाल पर जवाब देने के बजाय ये कहते रहे कि माय लॉर्ड मैं अभी इस पर आता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील बशीर मोहम्मद साहब उन सवालों की तरफ नहीं आए कल, जो जस्टिस आयशा मलिक ने और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने कल पूछे थे। पहला सवाल ये था कि आपने फ़ैसले पर अमल दरामद किया, तो बताया गया कि नहीं हुआ। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, हालांकि सीधा सीधा तौहीन अदालत बनता था, कोई फ़ैसला आपने जो है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। फिर सवालात काफ़ी सारे उनसे किए, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का कोई वाज़ेह जवाब देने से उन्होंने
वो कन्नी कतराते रहे, उन्होंने किसी सवाल को भी सीरियस लिए ही नहीं। और मुझे तो कल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जजेस नहीं बल्कि बशीर मोहम्मद साहब शायद अदालत को कंट्रोल कर रहे हैं। वो इस तरह से इतना उनका कॉन्फिडेंस था, जजेस से भी उनका तगड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा था, और वो जैसे होता है ना डोमिनेट पोजीशन में हो के आके वो बात कर रहे थे। अब बहरहाल ये तो सिलसिला चलेगा, इसके अंदर जो मज़ीद अब 11 रुकनी बेंच जो है वो क्या फ़ैसला देता है उसके ऊपर आपको बताएंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बता दिया कि आज 7 मई और 11:15 बज चुके हैं जब हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त चांसेस ये हैं कि जैसे अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जैसे मंसूर अली शाह साहब का इनिशली सस्पेंड करके फिर आगे समात जो है वो चलाई जाएगी, और अगर सस्पेंड हो जाता है हुकूमती मखसूस नशिस्तें तमाम तर हुकूमत को मिल जाती है, और उसके बाद फिर से ये केस जो है 4 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर डिले जो है वो इसमें बेशक जिस तरह से मर्ज़ी करते जाएँ। अब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम तरीन अपडेट है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में कल डिवीज़नल बेंच जो है वो समाअत कर रहा था, तो अदालती कार्रवाई के दौरान स्टेनो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। अब ये बड़ा हैरानकुन है, जैसे मुख्तर अख्तर कियानी और जैसे समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत की, और कार्रवाई के दौरान जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनके यानी अदालत के अंदर ऑर्डर डिक्टेट करने के लिए कोई स्टेनो मौजूद ही नहीं था। तो नॉर्मली ये होता है कि जज हाई कोर्ट में जब आ जाते हैं तो उनको एक स्टेनो मिलता है, वो बैठकर शॉर्ट ऑर्डर बोलते हैं और स्टेनो जो है वो साथ साथ हाथ से लिखता है, और उसके बाद फिर जो वो ऑर्डर होता है वो प्रिंट हो जाता है या टाइप होकर फिर प्रिंट हो जाता है। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, स्टेनो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, कोई शॉर्ट एंड नोट ले ही नहीं सकता था। तो फिर उसके बाद डिवीज़नल बेंच ने तमाम तर जो अदालती कार्रवाई थी कल की समाअत की वो स्टेनो के बगैर जो है वो चलाई है, और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स भी दिए और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो की किल्लत होगी है, अल्लाह खैर ही करे। आज सिविल जज की तरह मैं ख़ुद तमाम तर ऑर्डर जो है वो ख़ुद अपने हाथ से लिखूँगा। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तमाम ऑर्डर जो थे वो अपने हाथ से लिखे, और फिर जाहिर है स्टेनो वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन मैं हैरान ये था कि सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और उनका स्टेनो कहाँ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या दूसरा कोई स्टेनो मौजूद नहीं था कि अदालती कार्रवाई को जो है वो कवर करने के लिए या नोट डाउन करने के लिए वहाँ पर मौजूद था? ये बड़ा हैरान कुन है। आखिर पर आपको नाज़रीन ये भी बताते चले कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शदीद तरीन लड़ाई जो है वो बॉर्डर्स पर जारी है। रात को मुख्तलिफ़ मकामात पर हमले हुए, पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि 3 जगहों पर हमला हुआ, जबकि भारत ये क्लेम कर रहा है कि 9 जगहों पर हमला हुआ। लेकिन उसके बाद ये भी क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय 5 जहाज़ मार गिराए हैं। 5 जो मार गिराए हैं उसके पाँचों के सबूत तो नहीं है, लेकिन जो मैंने वेरीफाई किए, जो मुझ तक मुसद्दिक़ा इत्तलात मिली उसके मुताबिक 3 जो जहाज़ हैं वो मार गिराए हैं पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने इंडिया के भारत के, और उसमें से बेशतर जो है तमाम के तमाम जो है वो उन्हीं की सरहद के अंदर जाकर मारे गए हैं, और वहाँ पर ही उनको ढेर किया गया है। एक MiG-21 की इतला ये आई थी कि जैसे ही उसने टेक ऑफ़ किया था, टेक ऑफ़ करते साथ ही उसमें आग भड़क उठी थी, आतिशज़दगी हुई थी। 4 जो है वो नॉर्मली वैसे ड्यूरिंग फाइट जो है स्ट्राइक डाउन किए गए हैं, और जो एक है उसमें आग, तो टोटल 5 की इतला जो है वो इस वक्त आ रही है। बहरहाल एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत शायद एक बयानिया बनाने में नाकाम रही है। वो क्या? वो ये कि जब आपकी मसाजिद पर हमला किया गया है तो आप क्यों ये दुनिया को नहीं बता रहे? आप ट्विटर एक तो बंद करके रखा हुआ है ताकि पाकिस्तानी या साफ़ी या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बजाय इसके कि हुकूमत के साथ खड़े हों, हुकूमत का मौक़िफ़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ, आपने ट्विटर बंद करके रखा हुआ है। भाई इसको खुदा के लिए खोल दें, 48 घंटों के लिए खोल दें ताकि दुनिया को जवाब मिल सके। नैरेटिव की जंग है, बयानिए की जंग है। अगर बयानिया पाकिस्तान अपना दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकेगा तो हम जीती हुई जंग भी हारी भी तस्वर होगी हमारे लिए। तो जनाब एक बयानिया जो मैं जिक्र कर रहा था कि बनाने में नाकाम रहा है वो ये कि आपकी मसाजिद इनिशियली 3 हमले जो हैं बहावलपुर में, कोटली में, आज़ाद कश्मीर में जो किए गए, मुजफ्फराबाद में, वो मुरीदके में भी कहा जा रहा है कि वो मसाजिद पर किए गए हैं, मदरसों पर किए गए हैं। तो आपको सबसे पहले पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि अगर इंडिया इस तरह की जारियत करेगा और हमारी मसाजिद और जो हमारी इबादत गाहें उनको टारगेट करेगा तो फिर उनकी इबादत गाहें भी जो है वो ज़ाहिर है कि महफूज नहीं रहेंगी। ये इतना बड़ा एक नुक्ता है जिसको
बेहतरीन तरीके से उठाया जा सकता है इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन उसको उस तरह से अभी तक इस्तेमाल करने में नाकाम दिखाई देती है हुकूमत और ख़ास तौर पर हमारा मीडिया भी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पर हमारा मीडिया का इतना कसूर इसलिए नहीं है कि अगर आप पूरे मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे और बताएंगे कि भाई ये जो टाइमलाइन हम दे रहे हैं, जो हम टिकर्स आपको भेज रहे हैं, यही चलेंगे, इससे ऊपर आगे पीछे आपने नहीं चलाना है, तो फिर जाहिर है कि वो लोग भी मजबूर होंगे। आप उनको इजाज़त दें, वो बेहतर तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से रिपोर्टिंग कर सकें और ये बयानिया जो है वो बनाने में कामयाब हो सके। बहरहाल अभी इस वक्त मखसूस नशस्तों की समाअत जारी है, उसके बाद मज़ीद जो डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।